गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज आप लोगों के ब्रांच में एक सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और इसे हम अच्छे ढंग से आप लोगों को विवेचित करेंगे या विवेचनाएँ देंगे, इस पर पढ़ाएंगे। देखिए, आप लोगों के कोर्स में जो ये सब्जेक्ट है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके सिलेबस जो हैं यूपीबीटी के थ्रू उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मूल तत्व। दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन एंड इसी एक्ट 2001, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तीसरा चैप्टर जो है वह है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। चौथा चैप्टर जो है वो है आपका एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। तीसरा है, अगर हम पांचवें चैप्टर की बात करें, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। छठवां एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। सातवां चैप्टर जो है इसमें आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC। आठवां जो चैप्टर है आपका वो है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। नौवां चैप्टर जो है वह है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, यानी जो एनर्जी है उसको सेव कैसे कर सकते हैं उनके बारे में है। 10वां चैप्टर जो है वह है एनर्जी ऑडिट। तो ये यूपीबीटी की तरफ से आप लोगों को सिलेबस में मेंशन है, जिसको आप लोगों को स्टडी करना है, पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स हमारे द्वारा पढ़ाए जाएंगे आपको। पहले चैप्टर की हम अवधारणा के बारे में आपको बताते हैं। पहला चैप्टर जो है वह है ऊर्जा के मूल तत्व। ऊर्जा के मूल तत्व, बेसिक ऑफ एनर्जी। अगर हम बेसिक ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये बेसिक ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी कंजर्वेशन का पहला चैप्टर है, यानी ऊर्जा संरक्षण का पहला चैप्टर है। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा मतलब एनर्जी, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। अगर हम इसके शब्द की बात करें तो ऊर्जा मतलब एनर्जी और कंजर्वेशन मतलब होता है हिफाजत। यानी इस सिलेबस में आपको, इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है कि ऊर्जा को हिफाजत कैसे किया जाए या उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। जब तक ऊर्जा नहीं होगा तब तक हमारा जीवन संभव नहीं है। हम अपने जीवन को जो है चला नहीं सकते। ऊर्जा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा है। इसके द्वारा जब तक कोई ऊर्जा नहीं होगा तब तक हमारा कोई कार्य बच्चों नहीं हो सकता। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी तब तक हम किसी कार्य को कैसे कर सकते हैं। आप लोग कोविड-19 देखे ही हैं। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता था और जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई। तो ये सारा ऊर्जा का विलोपन ही है। ऊर्जा को जिस तरह से हम लोग समाप्त कर दे रहे हैं, अपनी क्षण भर आवश्यकता के लिए हम सारी चीज़ों को विलुप्त करते जा रहे हैं। जैसे पेड़ लगाना चाहिए हमें, पेड़ पौधे हम लोग जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों के लिए ही फायदा होंगी। लोग अपने चंद आवश्यकताओं के लिए, छोटी सी आवश्यकताओं के लिए पेड़ पौधे इत्यादि इतनी तेजी से काट रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं पनपती जा रही हैं। जैसे सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि लोग जो हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण रहने के लिए उन्हें ज़मीन नहीं है
और बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है। उनको ये सब सारी जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। जब तक वो नहीं जानेंगे इनके बारे में, तब तक वो इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। जब जानेंगे उनका महत्व, तब बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ऊर्जा के अगर मूल तत्व की बात करें, बेसिक ऑफ एनर्जी की बात करें, तो मानव का अटूट बंधन या उनका जो संबंध रहा, इस ऊर्जा से ही रहा है। मनुष्य के संपूर्ण कार्य ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य के जितने भी सारे कार्य हैं, संपूर्ण कार्य हैं, वो ऊर्जा पे ही निर्भर करते हैं। जैसे कि भोजन बनाना, पशुओं के द्वारा कार्य कराया गया इत्यादि। जब तक एनर्जी नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ें संसाधन नहीं चल सकती। आदिकाल से ही मनुष्य जब आंखें खोले, तब उनको मूल आवश्यकता भोजन ही रहा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि चीज़ों की ही आवश्यकताएं रही। ऊर्जा के मूल तत्व हमारे जो हैं बहुत सारे हैं। फ्यूल हो गया, अनाज हो गया, और पेड़ पौधे हो गए, सूर्य हो गए। इन सब चीज़ों का ही सारा समावेश है। अगर इन सब सारी चीज़ें ना रहें तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेके जो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उनको पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे उपापचय की क्रिया हमारा जो होता है संपन्न होता है। उपापचय की क्रिया जो हमारा संपन्न होता है, उससे सारी चीज़ें मेंटेन्स रहती हैं हमारी बॉडी की। जब तक मेरी बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगी, तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसी कड़ी में हम आपको इस चैप्टर के अध्याय का हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले भी देखिए बता चुके आपको कि सिलेबस जो है आपको पढ़ना है। पहले चैप्टर में बेसिक ऑफ एनर्जी, दूसरे चैप्टर में पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन एंड इसी एक्ट, तीसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, एनर्जी इफिशियंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका पांचवा चैप्टर लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। छठवां चैप्टर जो है आपका वो है एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज। सातवां चैप्टर जो है वो है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोडिंग ईसी। आठवां चैप्टर जो है वो है आपका वेस्ट हीटिंग रिकवरी एंड को जनरेशन। नौवां जो चैप्टर है वो है आपका जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। 10वां जो चैप्टर है वो है एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला जो है वह है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। दूसरा जो है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। तीसरा जो है वह है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम देखेंगे, पहले तो हम चर्चा करेंगे कि एनर्जी होती क्या है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य का संपादन या क्षमता से होता है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य अगर हम देखें तो ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ कार्य का संपादन से होता है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जब तक कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ को कर नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, चाहे वह मानव हो चाहे वो मशीन हो। जब तक उसमें फ्यूल्स नहीं होगा, मशीन है तो उसमें फ्यूल्स होना जरूरी है, फ्यूल्स नहीं होगा तो कोई भी संसाधन नहीं चलने वाला। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या संभव नहीं है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की ही आवश्यकता पड़ती है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जब तक हमारे अंदर क्षमता नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। तो एनर्जी
ऊर्जा का शताब्दिक अर्थ कार्य संपादन से होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम पहले भी देखिए बता चुके हैं कि 3 भागों में हम ऊर्जा को विभाजित कर सकते हैं। ऊर्जा को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। अगर हम प्राइमरी एनर्जी की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा के वे स्रोत हैं। प्राइमरी एनर्जी प्राथमिक ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राइमरी एनर्जी की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा वे स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो हमें नेचुरल चीज़ें प्राप्त होती हैं। भगवान के द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसे हम प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तथापित ऊर्जा, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि है, जिसे हम प्राइमरी एनर्जी या प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत, फिर से हम बता दें आपको कि प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत प्राइमरी एनर्जी जो है वो जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थों से परमाणु ऊर्जा इत्यादि प्राप्त हमें होते हैं। ये हमारे क्या हो गए? प्राइमरी एनर्जी हो गए। अगर हम सेकेंडरी एनर्जी की बात करें तो प्राइमरी ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिताओं में द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिताओं में द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं, जैसे कोयला, तेल इत्यादि। ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिताओं से द्वितीय ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस, भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा की द्वितीयक स्रोत हैं। फिर से हम बता दें, सेकेंडरी एनर्जी जो है हमारी द्वितीयक एनर्जी प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत, जैसे प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से परमाणु ऊर्जा इत्यादि। प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ज्यादातर औद्योगिक उपयोगिताओं में द्वितीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे कोयला, तेल तथा गैस भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा की द्वितीयक स्रोत है। दूसरा जो आता है आपका कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। वह ऊर्जा के स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। कमर्शियल एनर्जी की बात करें तो वह ऊर्जा के स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं, अर्थात कमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध होते रहते हैं, जिन्हें हम कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा के स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं। वह ऊर्जा के स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं उसे हम अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का मल अर्थात गोइठा, अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल होते हैं। इस प्रकार के ईंधन पारस्परिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं या खरीदा नहीं जाता है। हमें नॉन कमर्शियल एनर्जी इसे हम कहते हैं। तीसरा जो है एनर्जी के 3 भाग हम बताए आपको,
पहला बताएं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरा बताएं कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, तीसरा हम बताने जा रहे हैं आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा का वह ऊर्जा है या वह स्रोत है। रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत की कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा इत्यादि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जो है, नवीनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत की कभी समापन नहीं किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल ऊर्जा इत्यादि के नवीनीकरण स्रोत हैं। इस प्रकार की ऊर्जा की खासियत यह है कि इसका उपयोग बिना किसी प्रदूषण के किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक पारस्परिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस, जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, जिसे हम गैर नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के एक पारस्परिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस, जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताएंगे कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर एनर्जी। अगर हम कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो यह विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत विद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। यह नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। यह विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत विद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है। यह संयंत्र का भार गुणक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है। अगर हम कैपेसिटी फैक्टर की बात करें, कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड एट अ प्लांट बटे रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इस सदैव 1 से कम होती है। जैसे जनरेटर टाइप्स की बात करें या जनरेटर टाइप कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो सोलर प्लांट में 10 से 25% है। वाइंड टरबाइन की बात करें तो 25% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करें तो 40% है को फैक्टर इसमें। कोल फील्ड की बात करें, अगर कोल प्लांट की बात करें तो 70% है। अगर नेचुरल प्लांट की बात करें तो 90% है। गैस टरबाइन की बात करें तो 38% है। ये हमारा को फैक्टर हो गया। को फैक्टर जो है हमारा, अगर हम कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो कैपेसिटी फैक्टर हम एवरेज लोड एट अ पॉइंट बटे रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, सदैव जो 1 से कम होती है, ऐसे हम इस चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम बता दिए आपको कि जनरेटर टाइप्स में कैपेसिटी फैक्टर कितनी होती है। सोलर प्लांट में 10 से 25%, वाइंड टरबाइन में 25%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में 40%, कोल फील्ड प्लांट में 70%, न्यूक्लियर प्लांट में 90%, गैस टरबाइन में 38% होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका है ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। अगर ग्लोबल फ्यूल रिजर्व की बात करें तो विश्व में फ्यूल इतनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल इतने समय में समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है कि इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल सोर्स को निम्नलिखित बिंदुओं में
जानेंगे ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स। पहला है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। अगर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो इनमें कोयला है। विश्व में कोयले की उत्पादक को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 तक कोयले की उत्पादन 11.8 10⁶ मीट्रिक टन हुआ। रशिया, चीन, अमेरिका में चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडारण संरक्षित है। पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 10⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए 2050 तक कोयले का भंडारण समाप्त हो जाएगा। तेल की बात करें, दूसरा तेल है। कच्चे तेल का उत्पादन 1979 में 19.96 बैरल थी, वहीं आज यह 23.2 बैरल उत्पाद हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2025 तक समस्त तेल का भंडारण समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1990 में लगभग 1800 × 10⁹ घन मीटर उत्पाद किया गया। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 में किया गया था। सन 2000 तक 2 × 10⁶ गीगाहर्ट्ज ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। नाभिकीय ऊर्जा पर ही भविष्य निर्भर करता है। जल की बात करें, जल शक्ति की बात करें या हाइड्रो प्लांट की बात करें तो जल ही जीवन है। जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया इत्यादि अग्रणी देशों में आते हैं। एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। भारत में ऊर्जा का परिदृश्य। अगर हम एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया में देखें, भारत में ऊर्जा का परिदृश्य, नेक्स्ट हेडिंग है भारत में ऊर्जा का परिदृश्य। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। भारत में ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन कोयले से होता है। कोयला भारत में 55%, प्राकृतिक गैस 13%, तेल 17% है। यह भारत में ऊर्जा का परिदृश्य है। कोयला। भारत में कोयले का भंडारण पूरे विश्व में कोयले के भंडारण का लगभग 8.6% है। भारत में कोयले का भंडारण पूरे विश्व में कोयले के भंडारण का लगभग 8.6% है। दूसरा, आज के उत्पाद के हिसाब से 230 साल तक या बाद कोयला भारत में समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोयले का। भारत दुनिया में कोयले उत्पादक का चौथा सबसे बड़ा देश है। कोयले का उत्पादन भारत के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में किया जाता है। तेल की बात करें तो भारत में तेल का भंडारण पूरे विश्व में तेल के भंडारण का लगभग 2016 से 18 में 0.92%, 2008 से 9 में 0.63%, 2017-18 में 4.46% था। भारत तेल उत्पादक देशों में अपना स्थान शीर्ष 10 देशों में रखा है।
भारत में तेल का उत्पादन मुंबई, असम तथा गुजरात में किया जाता है। भारत में तेल भंडारण सन 2070 तक समाप्त होने की संभावनाएं हैं। जब तक हम एनर्जी का हिफाजत नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, तो इसी तरह से उसका संरक्षण या संरक्षण जब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक ये हमारी चीज़ें विलुप्त होती रहेंगी। प्राकृतिक गैस, भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2019 तक 40,380 मिलियन क्यूरी लीटर है। इसके साथ भारत प्राकृतिक गैस के उत्पादक में विश्व में 22वें स्थान पे है। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भारत के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा 2.4% हिस्सेदारी रखता है। विद्युत ऊर्जा, भारत में पूरे भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 2004 में 1,12,580 मेगावाट थी। धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता 2004 में 1,12,580 मेगावाट थी। धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारा भारत में ऊर्जा का परिदृश्य था। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेके आए हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट। जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के प्रभाव। जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के प्रभाव। जलवायु पर ऊर्जा उपयोग के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? तो जैसी जहाँ की जलवायु होगी, वहाँ वैसे ऊर्जा का संचय होगा। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे समुद्र के ऊपर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान इत्यादि। इस प्रकार की सभी परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होना होता है, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैस नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मानव द्वारा ऊर्जा का उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैस उत्पन्न होती हैं। लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रही है। जैसे तापमान अधिक होने पर गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग, जबकि सर्दियों में हीटिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता में कमी आती है। जलवायु का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे समुद्र के ऊपर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि। इस प्रकार की सभी परिवर्तनों का कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पन्न होना होता है, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का ईंधन के रूप में प्रयोग कर
बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मानव द्वारा ऊर्जा उपयोग के लिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। लगभग ऊर्जा का 2 से 3 भाग पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करने में व्यर्थ चली जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रहे हैं। जैसे तापमान अधिक होने पर गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसें जब बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके लिए हम घरों में कूलर, पंखा, फ्रिज इत्यादि का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो उसके कारण हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कूलिंग होने लगती है और एनर्जी का सबसे ज़्यादा खपत वहाँ पे होता है। तो ये सब जलवायु पर ही उसके प्रभाव हैं। अगर हम पेड़ में आज पानी दिए होते, पेड़ ना काटे होते, तो हम कितने सुरक्षित होते और बहुत सारी जो समस्याएं हमारे सामने पनप रही हैं, जैसे कोविड-19 इत्यादि, जिसमें लोगों को बहुत सारे ऑक्सीजन की कमी हुई। इस सब ऑक्सीजन की कमियां ना होती अगर सब लोग यही ठान लें कि हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना है, चाहे वो कोई भी हमारा, जैसे दिवाली आ जाए, होली आ जाए, तमाम सारे हिंदू धर्म हैं हमारे, हम अपने धर्म से रिलेटेड या कोई भी अपने धर्म से रिलेटेड जो भी हो, वो ये मान ले कि हमें प्रत्येक उत्सव के दिन हमें एक वृक्ष लगाने हैं, तो बहुत सारे वृक्ष को हम लगा सकते हैं और हमें वृक्ष नहीं काटना है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो वृक्ष की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। अगर हम वृक्ष काटेंगे तो ना ही हमारे जो इकोसिस्टम है वह संतुलित रहेगा, बल्कि पूरा विश्व इससे परेशान ही रहेगा। तो हमें ऐसा कदाचित नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे काटेंगे, मानसून नहीं बनेंगी, हवाएं चलेंगी तो मानसून बनेगा, मानसून बनेगा तो बारिश होगी, बारिश होगा तो किसान खुशहाल रहेगा। जब तक हम ये सब सारे प्रक्रम नहीं करेंगे, तब तक हम चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर सकते। इसी वजह से ऊर्जा संरक्षण का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक दिन हमें आसपास साफ सफाई तमाम चीज़ें ध्यान देना चाहिए। अगर हम साफ सफाई और पेड़ पौधे इत्यादि लगाते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा, हमारा जो पर्यावरण होगा, वो हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर होगा और हम अपनी बीमारी से बच सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकती है। सबसे ज़्यादा किल्लत इस बार जो आई है कोविड-19 में, वो ऑक्सीजन लेवल कम होने का आया है। ऑक्सीजन लेवल इस वजह से सबसे ज़्यादा कम हो रहे हैं कि हम वृक्ष को नहीं लगा रहे हैं और वृक्ष की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। इस वजह से हमें ऐसे ऐसे महामारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे निपटने में बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो हमें एक ही कसम खाना चाहिए आके कि हमें वृक्ष लगाना है और वृक्ष को नहीं काटना है और समय समय पे वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाने से ही मतलब नहीं होता, उसका निराकरण करना पड़ता है, उसको हमेशा ध्यान देना पड़ता है, हमेशा पानी दीजिए उसे, उसकी देख रेख कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो हमें ध्यान देनी चाहिए। मानव का अटूट बंधन ही इस ऊर्जा से ही रहा है, ऊर्जा संरक्षण से ही रहा है। अगर हम कंजर्वेशन, हिफाजत, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण ऐसे ही प्रदूषित होता रहेगा और हमें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ऐसी ही तमाम तरह की बीमारियां पनपती रहेंगी। भारत में हम विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत को देखेंगे। ऊर्जा खपत कैसे होती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न ऊर्जा की खपत। भारत में विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों
भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत कैसे होती है, इसके बारे में हम इस फिगर के माध्यम से ध्यान देंगे। तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत जो है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत उद्योग में 40% होती है ऊर्जा की खपत, कृषि में 5% होती है लगभग, अन्य में 14% है, घरेलू कार्यों में 10% है, परिवहन में 22% है। इस तरह से ऊर्जा का खपत भारत में हो रहा है। ऊर्जा की सबसे अधिक खपत उद्योग में ही होती है। उद्योग में ऊर्जा की सबसे ज़्यादा खपत होती है। उद्योग में 40%, कृषि में 5%, अन्य में 14%, घरेलू कार्यों में 10%, परिवहन में हमारा 22% होता है। अगर हम पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण, जब हम पर्यावरण को हम अपने ढंग से अच्छे से बनाए के रखेंगे तो हमारा जो ऊर्जा है वो हमारा संचित रहेगा। अगर पेड़ पौधों को हम बचा ले गए, पेड़ पौधे हमारे जो हैं बहुत ही जीवन को जीने के लिए बहुत ही उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं से सारी चीज़ों का हमारा भरण पोषण इत्यादि होता है। जब बच्चों हमारा भारत जो है बहुत ही बाहुल्य कृषि क्षेत्र है, सारे लोग यहाँ पे कृषि है, बहुत ज़्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं, बाहुल्य क्षेत्र है हमारा। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम अनाज को उपज नहीं कर सकते या अनाज पैदा नहीं कर सकते। जब हमारा अनाज पैदा होगा, जब हम खेती करेंगे अच्छे से, तो हमारा आर्थिक विकास जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। जब हमारा आर्थिक विकास होगा, हमारा गांव खुशहाल होगा, तो बच्चा उस अन्य को बेच के हम जिले को खुश बना सकते हैं। जिला हमारा खुश होगा। जब जिला हमारा खुश होगा तो हमारा यूपी खुश होगा। जब हमारा यूपी खुश होगा तो हमारा भारत खुश होगा। तो हमारा जब भारत देश खुश होगा तो सब खुशहाल होंगे। और हम अपने देश में ऐसे महामारियों से बचने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर रहेंगे। आप लोगों को जो टॉपिक नहीं समझ में आई है, जूम पे हम आके क्लियर कर देंगे। जो शिक्षित हो वो पढ़ें और देखें। फिर से हम एक बार आपको बता दें, फिर से एक बार हम रिवीजन कर दें इसका फास्ट क्विक में क्या क्या पढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिंदुरिया सोनभद्र एनर्जी कंजर्वेशन बाई संदीप केसरी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। देखिए, सिलेबस जो सिलेबस था, पहला है बेसिक ऑफ एनर्जी, जो हम पूरे चैप्टर को कवर किए। ऊर्जा के मूल तत्व, अगर ऊर्जा के मूल तत्व की बात करें तो ऊर्जा के मूल तत्व हम बहुत सारी बातें बताएं आपको। कोयला हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोमास, पृथ्वी के अंदर तापीय ऊर्जा इत्यादि, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि सारे हमारी ऊर्जाएं हैं। तो ये सब हमारे बेसिक तत्व हैं, बेसिक मूल तत्व हैं, ऊर्जा के मूल तत्व हैं। बेसिक ऑफ एनर्जी, तो देखिए बेसिक ऑफ एनर्जी में बहुत सारी हेडिंगें थी जिनके बारे में हम बताए। फिर से एक बार आपको हम रिपीट कर देते हैं हल्के में। देखिए, बेसिक ऑफ एनर्जी में एनर्जी को हमने 3 भागों में बांटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, दूसरा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, तीसरा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हमने बताया आपको। फर्स्ट टॉपिक जो थी इसमें एनर्जी था, ऊर्जा था। ऊर्जा हमने बताया, ऊर्जा वह शताब्दिक अर्थ है जिसे हम कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगा, तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा का शताब्दिक अर्थ कार्य संपादन की क्षमता से होता है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा करते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं होता। वर्तमान में किसी भी मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा को हमने 3 बेसिक भागों में बांटा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मुख्यतः
प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला, प्राकृतिक बायोमास, पृथ्वी के अंदर उपस्थित तापी, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो पदार्थ से परमाणु ऊर्जा इत्यादि। अगर हम सेकेंडरी एनर्जी की बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत ज़्यादातर औद्योगिक उपयोगिता में द्वितीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस, भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार भाप तथा विद्युत ऊर्जा के द्वितीयक स्रोत हैं। दूसरा, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। वह ऊर्जा के स्रोत, कमर्शियल एनर्जी की बात करेंगे तो कमर्शियल एनर्जी वह ऊर्जा के स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा बिजली, कोयला तथा शुद्ध पेट्रोलियम से बने उत्पाद के रूप में उपलब्ध होते रहते हैं। नॉन कमर्शियल एनर्जी तो वह ऊर्जा के स्रोत जो किसी निश्चित कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, उसे हम अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जलाने वाली लकड़ी, पशुओं का मल, अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल होते हैं। इस प्रकार के ईंधन पारस्परिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, खरीदा नहीं जाता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार की ऊर्जा स्रोत की समापन नहीं किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि के नवीनीकरण स्रोत हैं। इस प्रकार की ऊर्जा की खासियत यह है कि इसका उपयोग बिना किसी प्रदूषण की किए जा सकते हैं, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत एक पारस्परिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला, तेल, गैस के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा 3 तरह की ऊर्जाओं को हमने विभाजित किया। पहला फिर से बता दें आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दूसरा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। तीसरा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक थी आपकी कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर। अगर हम सौर और पवन पावर शक्ति की बात करें, इसके फैक्टर को, तो ये सदैव 1 से कम होता है। यह वैद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत वैद्युत भार तथा उसकी निर्धारिता का अनुपात है। यह संयंत्र का भार गुणक भी होता है, जिसका मान 1 से कम होता है। कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो एवरेज लोड एट अ प्लांट पे कितने एवरेज लोड होंगे, बटे रिलेटेड कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट, सदैव जो 1 से कम होता है। जनरेटर टाइप्स की बात करें तो जनरेटर टाइप्स और कैपेसिटी फैक्टर, अगर हम सोलर प्लांट की बात करें तो 10 से 25%, वाइंड टरबाइन की बात करें तो इसमें इसकी कैपेसिटी फैक्टर जो होती है वो 25% होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में करें तो 40% होती हैं। कोल्ड फील्ड प्लांट में बात करें तो 70% होती हैं। न्यूक्लियर प्लांट में बात करें तो 90% होती हैं। गैस टरबाइन में करें तो 38% होती है। तो ये हमारा रहा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ सोलर एंड वाइंड पावर एनर्जी। ध्यान से देख लीजिए, जो 1 से सदैव कम होती है। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स। विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है और फ्यूल कितने समय में समाप्ति की ओर होगा। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स तो फ्यूल सोर्स को निम्न बिंदुओं में हम जान सकते हैं। कोयला, जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि है। तो कोयला विश्व में कोयले की उत्पादक को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2020 तक कोयले के उत्पादन 11.8 × 10⁻6 मीट्रिक टन हुआ है। रूस, चीन, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार संरक्षित है। पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9
10⁻⁶ मिट्टी टन प्रति वर्ष हो रहा है। इसको देखते हुए 2050 तक कोयले का भंडारण समाप्त हो जाएगा। तेल, कच्चा तेल का उत्पादन 1973 सन में 19.96 बैरल थी, वहीं आज यह 23.2 बैरल उत्पादन हो रही है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2025 तक समस्त तेल का भंडारण समाप्त हो जाएगा। बच्चों देखो, देखने को भी मिल रहा है पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, तेल भी कितना महंगा हो रहा है। मस्टर्ड तेल 190 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चा बार बार हम यही कहते हैं, आपको यही कहेंगे कि जब तक आप ऊर्जा का संरक्षण नहीं करेंगे, उसका हिफाजत नहीं करेंगे, उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, उसकी खामियाजा भुगतना हमें ही पड़ेगा और तमाम तरह की समस्याएं होंगी ऊर्जा से रिलेटेड। ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, ना हमें पानी मिल पाएगा। बहुत लोगों को हमने देखा है कि पानी जब भी उनको अगर आवश्यकता है, अगर उनको 1 बाल्टी की आवश्यकता है, स्नान करने जा रहे हैं और उनको अगर 1 बाल्टी की आवश्यकता है तो व्यर्थ ही वो 10 बाल्टी गिराते हैं। तो उनका आप लोग हिफाजत कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, उसको बचाइए। जब तक आप बच्चे नहीं बचाएंगे, सभी को रिक्वेस्ट है हमारी, जब तक आप नहीं बचाएंगे तब तक आप ऊर्जा का हिफाजत नहीं कर सकते, कंजर्वेशन नहीं कर सकते। जब तक आप उसको बचाएंगे नहीं तब तक वो बर्बाद होता ही रहेगा। और जब स्रोत ही हमारे बर्बाद हो जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, आने वाली पीढ़ी कैसे जिएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राकृतिक गैसेस, देखिए दूसरा क्या था, कच्चा तेल था। कच्चा तेल का उत्पादन 1973 में इतने बैरल थी, जो आज 23.2 बैरल उत्पाद हो रही है। इसका भंडारण भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1980 में लगभग 1800 गुणित 10⁹ घन मीटर उत्पाद किया गया। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र ही समाप्ति की ओर जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 में किया गया था। सन 2000 तक 2 गुणित 10⁶ गीगाहर्ट्ज़ ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। नाभिकीय ऊर्जा पर ही भविष्य निर्भर है। जल शक्ति देखिए, जल ही जीवन है। जब तक जल नहीं रहेगा तब तक जीवन संभव नहीं है। जल शक्ति का उपयोग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। जल शक्ति के उपयोग के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया इत्यादि अग्रणी देशों में आते हैं। भारत में ऊर्जा का परिदृश्य देखें तो कोयले का उत्पादन जो है 55% है, प्राकृतिक गैस 13% है, तेल 17% है। जलवायु का ऊर्जा पर उपयोग के प्रभाव, जलवायु का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। जलवायु देखिए, जब तक पेड़ पौधे हम नहीं लगाएंगे तब तक हमारा इन्वायरमेंट, हमारी इकोलॉजी, हमारा पर्यावरण वो संतुलित कभी नहीं रहेगा। जब संतुलित नहीं रहेगा तो उसमें बहुत तेज़ी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी होगा, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट बहुत तगड़ा होगा। यही ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इतना तेज़ी बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी बढ़ गई है कि ना तो समय से पर्यावरण का ही बिगड़ा हुआ संतुलन है। ये पर्यावरण का बिगड़ा हुआ संतुलन ऐसा है बच्चा कि ना ही समय से बारिश हो पा रही है, ना ही समय से ठंडी पड़ पा रही है, ना ही समय से गर्मी पड़ पा रही है। कभी देखेंगे आप कि गर्मी पड़ रही है तो लगातार ही गर्मी पड़ती जा रही है, बरसात हो रही है तो लगातार बारिश ही होता जा रहा है। और कभी देखेंगे कि लगातार आप ठंडी का ही सामना कर पा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो हमारा पर्यावरण बिगाड़ के सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त हो चुकी हैं और हम बहुत सारी समस्याओं को जूझ रहे हैं। अगर ऐसे ही हम न ध्यान दें
तो आने वाले समय में इससे भी विकराल रूप का सामना हमें करना पड़ेगा। तो आइए हम कसम खाते हैं कि ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन को बहुत ही हिफाजत से, प्रोटेक्शन से पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके प्रति प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु में परिवर्तन किस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। समुद्र के ऊपर का बढ़ना, मौसम में परिवर्तन, बाढ़, सूखा तथा तूफान इत्यादि प्रकार की सभी परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न होना, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैस नवीनीकरण ऊर्जा उत्पन्न होना, जो कि विश्व में मानव द्वारा गैर नवीनीकरण के स्रोत का ईंधन के रूप में प्रयोग करना, बिजली उत्पन्न करना, परिवहन के लिए उपयोग करना या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मानव द्वारा ऊर्जा का उपयोग के कारण पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैस उत्पन्न हो रही हैं। ये देखिए जलवायु का ऊर्जा पर उपयोग के प्रभाव हैं। ये सब बहुत सारी उपयोग के प्रभाव हैं बच्चा, जो व्यर्थ चली जाती हैं। जलवायु के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा उपयोग करने की क्षमता में बदलाव आ रही है। जैसे तापमान अधिक होने पर गर्मी में कूलिंग के लिए अधिक ऊर्जा का उपयोग, जबकि सर्दियों में हीटिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता में कमी आ रही है। कहा जाता है यह बच्चा कि अगर एक लोटा पानी आज हम वृक्ष को दिए होते तो आज 4 बाल्टी पानी हमें कूलर में डालना नहीं पड़ता। आज हम उसी का खामियाजा भोग रहे हैं, जो ऐसे सारे महामारी और ऐसे सारे बहुत सारे ऊष्मा में परिवर्तन और ये जो हमारा पर्यावरण है, इसमें जो इतनी सारी कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे इतनी गर्मी हो रहे हैं और ना समय से बारिश हो पा रही है। तो ये सब सारी चीज़ों का खामियाजा हम खुद भोग रहे हैं, तो इसका हमें विशेषतः ध्यान देना चाहिए। इसी भी भारत में देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत। तो देखिए उद्योग में सबसे ज़्यादा परसेंट है, 40%। ऊर्जा अब कैसे बर्बाद हो रही है। देखिए अगर बहुत सारे हमने देखा है गाँव में जहाँ पे मीटर नहीं लगे हैं, लोग करते क्या हैं कि अगर वो बल्ब वो जला रहे हैं, दिन में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश तो खुद है सूर्य का, तो पर भी वो पड़ा रहा है कि उनको कहना है कि हमारा क्या जाता है, ये तो गवर्नमेंट क्या है। तो ऐसी चीज़ें से समाधान बच्चों करना चाहिए। ये सब आपका ही है, ऊर्जा आपकी ही है। ऊर्जा कल को ख़त्म हो जाएगी तो उससे समस्याएं आपको ही होंगी, किसी अदर को नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। फैन देखते हैं चलता है तो चलता ही रह जाता है, कोई नहीं बेटा, बिना आवश्यकता की चीज़ों को मत यूज कीजिए। आवश्यकता है आपकी उतना ही यूज कीजिए, नहीं तो उसको ऑफ करके रखिए। ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, बचाइए उसको। सरकार की संपत्ति आपकी संपत्ति है। कृषि 5%, अन्य 14%, घरेलू कार्यों में 10%, 22% परिवहन में इत्यादि में ऊर्जा की खपत होती है। ऊर्जा की सबसे अधिक खपत उद्योग में ही होती है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम आएंगे। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के नियम हैं, तमाम सारे नियम हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग दूरी बना के रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करते रहिए, कोविड-19 का विशेष तरह से ध्यान दीजिए। धन्यवाद।